स्टार्ट करते हैं मिथ्स के साथ जो फैल रही हैं। हमने भी यही सुना कि भाई इतना टफ होता है या 2-2 साल की लाइन लगी रहती है, नहीं मिलेगा भाई, कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा बताइए क्या क्या मिथ्स अभी चल रही हैं और ज़्यादा मार्केट में यूएस वीज़ा को लेकर। सबसे बड़ी मिथ तो ये है कि यूएस वीज़ा सबसे मुश्किल वीज़ा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बस्ट करना चाहता हूँ कि जो यूएस वीज़ा है सबसे आसान है, प्रोवाइडेड आपको ये मालूम हो कि आपका मकसद क्या है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं टूरिस्ट हूँ और आपने कहीं ट्रैवल ही नहीं किया, आपको कहीं का कुछ मालूम ही नहीं है और सीधे जाके खड़े हो गए यूएस वीज़ा की लाइन में कि मेरे को यूएस वीज़ा जाना है, अनलेस यू हैव अ रीज़न, भाई आपका वहाँ परिवार रहता है, आपका भाई है वहाँ पर जो वहाँ पढ़ाई कर रहा है और आप उसको मिलने जाना चाहते हैं, तो एक कारण होना चाहिए। सबसे पहले एक कारण होना चाहिए जाने का। जो वीज़ा ऑफिसर है उनकी जो समझ है वो ये है कि जो भी वीज़ा अप्लाई कर रहा है वो एक पोटेंशियल इमिग्रेंट है, वहाँ जाएगा वो रह जाएगा until you show your ties to your home country। अब बहुत सारी मिथी है कि लोग ये कहते हैं टाइज टाइज टाइज, उसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो सोशल टाइज, फाइनेंशियल टाइज एंड योर प्रोफेशनल टाइज टू योर होम कंट्री, ये 3 चीज़ जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं वीज़ा ऑफिसर को जानना। तो उनकी थिंकिंग यही होती है कि बंदा सेटल हो जाएगा अगर वो टूरिज्म के लिए भी जा रहा है, तो यही सोचते हैं, तो इसलिए रिजेक्शन ज़्यादा होती है। देखिए जैसे मैंने कहा कि अगर किसी ने कहीं ट्रैवल ही नहीं किया है और उसके पास कारण ही नहीं है जाने का और वो जाके कह रहा है कि मेरे को यूएस वीज़ा चाहिए, तो वीज़ा ऑफिसर को समझ में आना चाहिए ना भाई क्यों। तो पहला तो कारण होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ क्या करते हैं, ठीक है ना, आप कितने एस्टैब्लिश्ड हैं, आपका जॉब क्या है, आप फाइनेंशियली प्रोफेशनली यहाँ स्ट्रांग है कि नहीं है। तो जो भी कानून है किसी भी कंट्री का आप देख लेंगे, चाहे वो कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूएस हो, उनका कानून ये कहता है आपके पास जाने का कारण होना चाहिए और उससे स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए वापस आने का। ठीक है, जब तक आप ये चीज़ क्लियर नहीं करेंगे तो वो उसकी समझ में कैसे आएगा ये चीज़। सर ऐसा भी एक मिथ है कि पर्टिकुलरली 20 to 30 की एज में जो बच्चे होते हैं वो जाएंगे, वो तो पक्का ही रुक जाएंगे, क्योंकि उस एज में मतलब हमारे पास इंडिपेंडेंटली कोई प्रॉपर्टी ओन्ड नहीं होती जो हम दिखा पाएँ, या बहुत सारे जॉब कर रहे होते हैं लोग जो इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी नहीं दिखा पाते। तो उस केस में क्या सही रहता है, या उस केस में उनका नहीं जाना चाहिए, उन्हें रिजेक्ट ही करेंगे, क्या सीन रहता है? अब ये डिपेंड करता है अगर हम कौन सी वीज़ा कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा की, तो यही एज ग्रुप है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वीज़ाज लगेंगे। एक स्टूडेंट को भी ये समझना चाहिए कि वो पढ़ने क्यों जाना चाहता है, करेक्ट। अगर हम टूरिज़्म की बात करेंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक जो टूरिस्ट है उसको ये मालूम होना चाहिए, उसके पास एक कारण होना चाहिए जाने का और वापस आने का, राइट। अगर वो क्लैरिटी से वो समझाएगा वीज़ा ऑफिसर को तो 100% उसकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर होगी। और जो स्टूडेंट्स में जो मिथ है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने अपने SOPs लिख दिए, I-20 आ गया, I-20 आ गया। अब I-20 के बारे में बहुत सारा लोग बात करते हैं कि I-20 आ गया तो आपका वीज़ा लग जाएगा, राइट। I-20 ज़्यादा करके लोगों को ये समझ में आता है कि जो I-20 है वो यूनिवर्सिटी से आ रहा है, पर अगर हम I-20 जो वहाँ का एडमिशन आता है अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो वो आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और USCIS, यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ की एजेंसीज हैं जिनको ये मालूम है कि ये I-20 अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से आ रहा है, जिसने वहाँ की गवर्नमेंट से वो परमिशन ली है कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुला लें। एक हो गया I-20 आना, दूसरा हो गया जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर हम कैसे क्वालिफाई करेंगे वीज़ा के लिए, वो भी स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है। अब आपने वीज़ा फॉर्म भरा, आपने सारी फीस जमा कराई और आप वहाँ जाके लाइन में खड़े हो गए और वीज़ा ऑफिसर ने आपसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इंटरव्यू बेस्ड है, इंटरव्यू सब्जेक्टिव होता है, आप क्या कह रहे हैं और मैं क्या समझ रहा हूँ, 2 अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो हमको ये समझना है कि वो क्या समझना चाहता है वीज़ा ऑफिसर, राइट। तो अगर हम उसको उस तरीके से समझाएंगे तो उसकी समझ में ज़्यादा बेहतर आएगा, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट वीज़ाज़ या I-20s मंगाते हैं, लेकिन I-20 के बाद एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हम विस्तार से भी बात कर सकते हैं अभी आगे। तो सर बताओ ना कि वो मतलब क्या सही तरीका है कि वो मतलब जैसे आप कह रहे हो उसे क्या समझ आना चाहिए, तो एक स्टूडेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि वो उसे क्या समझाए, उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए बेसिकली? सो तैयारी करने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, पहली चीज़। क्यों? क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं, या हम सड़क पे चलते हैं, या हम कोई प्लेटफॉर्म पे या कोई ऐड पढ़ते हैं या अखबार पढ़ते हैं, तो हमारी तैयारी वहीं से शुरू हो जाती है। अब वो कैसे होती है? मान लीजिए कि अब जैसे मैं हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ। एक स्टूडेंट को मैं इंटरव्यू करूँगा जो जा रहा है डेटा साइंस के लिए,
उसके इमीडिएटली बाद आ जाएगा कोई जो जा रहा है कंप्यूटर साइंस पढ़ने, एक दूसरा आ जाएगा जो मैनेजमेंट करने जा रहा है, एक फाइनेंस करने जा रहा है, एक ऑपरेशंस में जा रहा है। अब मैं इतनी सारी पढ़ाई तो नहीं कर सकता, तो कहाँ से ये नॉलेज आती है? बात करके, समझ के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर उनकी तैयारी बताऊँगा। एक स्टूडेंट आए मेरे पास, और इससे भी पहले मैं ये कहूँगा कि एक स्टूडेंट को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मैं ये पढ़ाई क्यों करना चाहता हूँ, मेरे करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, राइट। अगर मेरा करियर ऑब्जेक्टिव मुझे मालूम है कि मेरे को डेटा साइंटिस्ट बनना है और इस कंपनी में काम करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को काम करना है EY के अंदर या याहू के अंदर या गूगल के अंदर, तो उस कौन सी पोजीशन पे काम करना है, तो अगर मैं बैकवर्ड अपनी जर्नी करूँगा तो ईजी हो जाएगा फॉर एनीथिंग। हम लोग रोज़ ये करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, राइट। अब जैसे मेरे को गुड़गांव से नोएडा आना था, तो पहले मैंने सोचा कि मेरे को नोएडा जाना है, फिर मैं गाड़ी में बैठा, फिर टाइमिंग करी, नॉट कि मैं गाड़ी में बैठ गया और फिर सोचा अब चलते हैं कहीं, राइट। तो सिंपल उसको रखेंगे, जितना सिंपल रखेंगे उतना ईजी हो जाएगा। ओके, अब डेटा साइंस पढ़ना है, डेटा साइंस में मुझे क्या क्या पढ़ना है, मेरे कोर्स में क्या आएगा, मेरा करिकुलम क्या होगा, इसके करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उसके बेसिस पे मैं यूनिवर्सिटी ढूंढूंगा। ठीक है, अब जैसे मैंने शुरू में कहा था कि बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटीज़ आप जाओगे, वो बोलेंगे इस यूनिवर्सिटी में चले जाओ, लेकिन एक स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जाऊँ तो क्यों जाऊँ, वहाँ पे ये पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं वो ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, उन्होंने क्या रिसर्च करी है, राइट। तो फिर आपको कोर्स कंटेंट पता चलेगा। अब वीज़ा ऑफिसर पूछेगा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट। इससे पहले मैं सारे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे ये कहता हूँ कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाते हो तो क्या वीज़ा ऑफिसर आपको जानता है, तो आंसर है नहीं जानता, राइट। कितने लोग वीज़ा लाइन में खड़े हुए हैं? 800 लोग, राइट। उसके पास कितना टाइम है? 2 से 3 मिनट। उस 2 या 3 मिनट में क्या वो आपको जान सकता है? नहीं जान सकता। तो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है जो रेलेवेंट होनी चाहिए, राइट। वॉलंटरीली आपको करना है। वाई डू यू वांट टू गो टू द यूएस? अब इसके मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्लीशेड आंसर जो है आप सब जगह सुनते हैं, जो वीज़ा ऑफिसर पक जाता है सुन सुन के, कि मैं यूएस पढ़ने जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ की पढ़ाई बड़ी अच्छी है, ग्लोबल रिकग्निशन है, रिसर्च ओरिएंटेड है, प्रैक्टिकली डिज़ाइंड है। ये आंसर कौन दे रहा है? कोई भी दे सकता है, एक डॉक्टर भी दे सकता है, एक साइंटिस्ट भी दे सकता है, एक अंडरग्रेड भी दे सकता है। अगर मैं इस आंसर को चेंज करता हूँ और कहता हूँ कि सर आई हैव डन माई बैचलर्स बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और मैं 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है और मेरे को डेटा साइंस में स्पेशलाइजेशन करनी है, क्योंकि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं एक बेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर मैं अपनी करियर ग्रोथ कर सकता हूँ। तो मैंने उसको कारण बताया जाने का, क्या स्किल सेट्स, इंपॉर्टेंटली वापस आने का कारण मैंने उसको एक सटल तरीके से समझा दिया। स्टूडेंट्स के उस पे भी वो देखते हैं कि ये वापस आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का तो ये भी एस्पिरेशन होता है कि हम वहीं पे जॉब करें, वहीं पे सेटल हो जाए, तो तब भी रीजन देना पड़ता है कि भाई झूठ मूठ के लिए बोल दो कि भाई आ जाऊंगा। सो गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आके कहते हैं। अब हमको ये समझना है कि जो वीज़ा लॉ है वो लॉ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सो 2 चीज़ें, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला तो ये पार्ट है कि ये आज मैं कौन सी वीज़ा के लिए जा रहा हूँ, आज मैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा पर्पस क्या होना चाहिए? पढ़ाई, करेक्ट। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपने वहाँ जॉब करना है तो आपके I-20 के अंदर ही बिल्ट इन है OPT, विच इज़ कॉल्ड एज ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसके अंदर एक मैनेजमेंट प्रोग्राम है और एक है स्टेम प्रोग्राम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अगर आप इस प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको 36 मंथ्स का स्टे बैक मिलता है टू डू योर OPT, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, राइट। तो वो अलाउड है, करेक्ट। और उसके बाद अगर आप इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हो एक कंपनी के लिए, तो कंपनी आपके लिए H1 फाइल करेगी, करेक्ट। तो वो एक प्रोसेस है ना, तो अगर उस प्रोसेस पे वो ध्यान रखेंगे तो वो प्रोसेस होगा। लेकिन आज मैं कौन से वीज़ा के लिए जा रहा हूँ, आज मेरी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? स्टडीज़। सो मेरे को क्या प्रोजेक्ट करना है कि दैट आई एम गोइंग टू स्टडी देयर एंड आई वांट टू कम बैक, नॉट दैट आई विल कम बैक, आई वांट टू कम बैक बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। हमको अपनी इंटेंशंस क्लियर करनी है कि मेरा करियर ऑब्जेक्टिव क्लियर है। सर स्टूडेंट वीज़ा के लिए ऐसा भी कुछ होता है कि जिस बंदे ने अपने पढ़ाई के लिए खुद पे लोन ले रखा है, तो वो क्या रोल प्ले करता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए? अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आते हैं और बहुत सारे अगेन प्लेटफॉर्म पे ये लिखा हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, कि अगर आप एजुकेशन लोन लेंगे तो आपका वीज़ा आराम से हो जाएगा, करेक्ट। अब हमको इसमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, राइट, विच यू कैन शो थ्रू एजुकेशन लोन। वीज़ा लॉ क्या कहता है? स्टोर स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री। स्ट्रॉन्ग टाइज का क्या मतलब? सोशल टाइज, फाइनेंशियल टाइज,
एंड देन योर प्रोफेशनल गोल्स। फाइनेंशियल टाइज, अगर आपने लोन लिया भी है तो भी आपको ये बताना है कि आपके पेरेंट्स सक्षम हैं। उनकी एक, अब कल्चरल डिफरेंस क्या है इंडिया के अंदर, हम लोग काम करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, घर खरीदते हैं, शादी करते हैं, तो हमारा एक प्रोसेस है। अब कल्चरल डिफरेंस क्या है अमेरिका में, खर्चा पहले करते हैं, तभी वो रोते रहते हैं ना कि हमको बिल्स जमा करने। अगर वो कह रहा है, जो अमेरिकन है जो इंटरव्यू ले रहा है, अब वो ये कह रहा है कि यार पहली चीज़ तो ये 18 साल से ऊपर है, राइट, इसके पेरेंट्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको तो यही नहीं समझ में आता कि क्यों कर रहे हैं। करेक्ट, पर ये तो इंडिया है, यहाँ तो हमारा कल्चरल फैब्रिक ही ऐसा है कि अगर आज मेरा बेटे की शादी भी हो गई है या अब मेरी माँ है, वो आज भी मेरे को सपोर्ट करेगी, मैं अपने बेटे को सपोर्ट करूँगा, ये कल्चरल डिफरेंस है। तो अगेन वीज़ा ऑफिसर को क्या समझाना है, कल्चरल डिफरेंस हो गया ना। अब मैं बोला आई हैव टेकन एन एजुकेशन लोन, वो बोलेगा अच्छा इसने लोन लिया है तो ये वापस कैसे करेगा, तो हो सकता है वहाँ जॉब करेगा। तो एक्सप्लेन करना है कि हमारे मॉम डैड केपेबल हैं, एग्जैक्टली, को पे बैक कर देंगे। करेक्ट, नहीं तो उसमें क्या बोलेंगे, दैट माई फैमिली इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई एक्सपेंसेस, माई फैमिली हैज़ एन एनुअल इनकम ऑफ सो मच, एनुअल इनकम उनके लिए ज़रूरी है, राइट, वी हैव सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ सो मच, वी ऑल्सो ओन प्रॉपर्टीज वर्थ सो मच, इन एडिशन टू दिस आई हैव टेकन एन एजुकेशन लोन थ्रू विच आई कैन पे दी ट्यूशन फीस, राइट। आपने फाइनेंशियल टाइज इस्टेब्लिश कर दी। अगर मैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी ले जाता हूँ तो भी मेरे पेरेंट्स का सर्वाइवल है यहाँ पर, तो ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत प्रोपोगेट करते हैं कि आप एजुकेशन लोन ले लो, डिसबर्स कर लो, ठीक है ना, वो समझना पड़ेगा कि माइंडसेट क्या है। बेसिकली ऊपर से बात नहीं करनी, डिटेल में समझाना ऑफिसर को बैठ के, तो वो समझेंगे और फिर वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस कम है। और सर अगर स्कॉलरशिप्स की बात करें, उसमें इजी होता है आपको मिल जाना वीज़ा, क्योंकि स्कॉलरशिप तो यूनिवर्सिटी से ही मिल जाती है। तो इसको अगर मैं इस तरीके से देखूं कि अगर इट्स अ गुड थिंग कि आपको स्कॉलरशिप मिली है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है यार स्कॉलरशिप मिल गई। अब मेरे को देखना है वीज़ा ऑफिसर क्या सोच रहा है। अगर मैं कहता हूँ व्हाई हैव यू चोजन दिस यूनिवर्सिटी, आई हैव चोजन दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज आई एम गेटिंग अ स्कॉलरशिप, इसका मतलब कि आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी एडमिशन थे, लेकिन आपके पास फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग नहीं हो, इसलिए आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ये एक सोच हो सकती है, राइट। सब्जेक्टिव है इंटरव्यू, तो इसको प्रेजेंट कैसे करना है, राइट। अब मोस्ट ऑफ द पीएचडी स्टूडेंट्स फुल स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन मैं तब भी उनसे कहता हूं कि आप फाइनेंशियल टाइज ज़रूर दिखाइए, आप अपने को प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, आप दिखा क्या रहे हैं या उसको क्या समझा रहे हैं, तो समझना बहुत ज़रूरी है कि वीज़ा लॉ क्या कहता है। अगर हम उस तरीके से चलेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है ना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।